बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इस्हाक डार साहब ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमने किसी से सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया कि भारत जंगबंदी चाहता है तो हमने रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद सऊदी अरब और फिर उसके बाद चीन से फ़ोन आए। दूसरी जानब DGISPR की जानिब से आज इंटरव्यू दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान की तरफ से फौरी और यकीनी जवाब आएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। DGISPR की जानिब से आज जो बरतानी नशियाती अदारे को इंटरव्यू दिया गया, उसमें कहा गया कि कोई भी जो हमारी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा तो उसको हम जवाब देंगे। देखिए जी, यहाँ से मुसलसल बात हो रही है पाकिस्तान की तरफ से अफ़वाम तफ़हीम की, और भारत की जो सियासत है, अंदरूनी सियासत, वो एक शदीद तलातुम का शिकार हो चुकी है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि कोई जवाब, जो बुनियादी सवालात थे उनका ना सिर्फ ये कि कोई जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि उनमें हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो अमेरिका है और बाकी दुनिया है उसका अब दबाव शदीद तर हो रहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे, और उनके यहाँ एक ख़्याल पैदा हो रहा है। मेरी कुछ उनके जो मीडिया के लोग हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो है ये इस बात के भी इम्कानात हैं कि मोदी की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की, वो हुकूमत गिर जाए, वो हुकूमत ख़त्म हो जाए भारत में। अच्छा, उसकी वजह वो बयान ये कर रहे हैं कि जो लोकसभा है वैसे तो वो 5 साल के लिए मुंतखब होती है, लेकिन यह है कि आर्टिकल 85 के तहत जो है वो वज़ीर आज़म की मुशावरत पे सदर उनकी लोकसभा को तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये उस सूरत में होगा, इसके इम्कानात अब कैसे पैदा हो रहे हैं, वो ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है और वो NDA की हुकूमत है, और जिसमें अगर हम इसमें देखें तो जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी अक्सरियत उनके पास नहीं थी। अच्छा, उनके पास जो है वो अक्सरियत नहीं थी और वो मोहताज थे TDP और JDU के, अच्छा, और शिवसेना के और बाकी इत्तेहादियों के। अच्छा, अब उसकी वजह ये हुई कि उनको अक्सरियत हासिल नहीं हुई। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको 272 सीटें चाहिए थी, 240 उनको मिली, यानी 272 होती तो वो असेंबली में अक्सरियत में होते, उनको 240 सीटें मिली बीजेपी को। जबकि जो TDP है, जो चंद्राबाबू नायडू जो हैं उनकी जमात है, उसकी 16 सीटें, और जो जनता दल यू जिसके नीतीश कुमार हैं उनकी 12 सीटें, और फिर बाकी उनके इत्तेहादी शिवसेना और बाकी लोग सारे। अच्छा, जो TDP है उसके जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो कई दफ़ा जो है वो बीजेपी के साथ भी गए, कई दफ़ा जो हैं वो जा चुके हैं। इससे पहले पहले तो आप लेना, अगर हम चंद्रबाबू नायडू को लें जिनकी 16 सीट्स हैं, वो वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला हैं, पहले भी वो रहे हैं, और वो जो हैं वो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 से वो चौथी दफ़ा वहाँ के वज़ीर आला बने हैं आंध्र प्रदेश के, और वो वहाँ पे इकॉनमी, बाहर की इन्वेस्टमेंट, 16 सीटें हैं अब इस इत्तेहाद की, 16, ठीक है। और ये जो हैं ये पहले NDA में थे, फिर उससे निकल आए, फिर दोबारा 2014 में गए, फिर अलग हो गए, तो ये किंग मेकर है, आप यूँ समझ लें। TDP का जो अलायंस है उसमें किंग मेकर का रोल जो है वो इनका है। अच्छा, ये बाहर से चूँकि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो है ये जहाँ पर इनको एहसास हुआ इस बात का कि बाहर की दुनिया जो है वो कुछ और सोच रही है और मुल्क के अंदर जो है वो सूरत हाल कुछ और है,
अच्छा, आंध्र प्रदेश वही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड जो कोस्टल स्टेट्स में से एक है। अच्छा, और ये जो है ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी, क्वाड में भी इसकी अहमियत है। और ये जो हैं ये बीजेपी के साथ रहे, अलग हो गए। अच्छा, चाइना की जो कंपनीज हैं उनको ये फेवर करते हैं, ये ज़हन में रखें, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को ये फेवर करते हैं। और बहुत ज़्यादा दिल्ली से इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं है। और ये जो हैं ये मतलब है कि काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस हकूमत में मौजूद है। जहाँ पर इन्होंने देखा कि इनके मफादात को कोई ज़र पहुँच रही है तो वो जो हैं वो अलग हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से फिर जो नीतीश कुमार हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनकी भी पोजीशन ऐसी है कि वो 12 सीटों के साथ अलग हो सकते हैं। अच्छा, वो बिहार के जो हैं वो वज़ीर आला हैं और 2005 और 2013 तक वो बीजेपी के साथ रहे। अगर हम तो उसके बाद जो है वो उनके साथ रहे, फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस के साथ भी चले गए, फिर वो कांग्रेस से अलग भी हो गए, फिर वो बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए। तो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा सूरत हाल को देख के, अच्छा मुसलमान वोट, बाकी वोट्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो वहाँ पे ये तिरंगा नातरा वगैरह चल रही है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, वहाँ के मीडिया के लोग भी और बाकी दुनिया भी, कि ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन कैंपेन पे निकल गए हो क्योंकि राहुल गांधी भी अवाम में निकले हुए हैं। तो क्या ये इलेक्शन कैंपेन तो नहीं शुरू हो गई इस वक्त? और बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद हैं और ये कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है? क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी सवालात थे, मैंने आपसे कहा ना कि मुकम्मल तौर पे जो मोदी सरकार है वो डिपेंडेंट है दो इत्तेहादियों के, ठीक है। 272 सीटें उनके पास नहीं हैं। एक इत्तेहादी भी आगे पीछे होता है तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है। और वो दोनों इत्तेहादी जो हैं वो नज़रियाती तौर पे उनका कोई ताल्लुक नहीं है बीजेपी के साथ। वजारतें उनके पास हैं और उनके अपने नज़रियात हैं और सारे मामलात। और जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इस वक्त माहौल को देख रहे हैं और माजी में उनके लिए कोई ये सब बीजेपी के साथ भी रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और ये कोई इशू नहीं है इनके लिए। ये अपने जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको ये देखते हैं कि क्या हालात क्या डेवलप हो रहे हैं। इस वक्त जो वहाँ पे ये जो तिरंगा रैलीज वगैरह और यात्रा और ये सारी हो रही है, बीजेपी निकाल रही है, इसमें इनके इत्तेहादी नहीं है। इत्तेहादी गौर से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। एनडीए की जो हुकूमत है वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और वो किसी भी लम्हे ये हो सकता है कि वो हुकूमत से अलग हो जाएं, क्योंकि हुकूमत जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही कि 22 तारीख को क्या हुआ, 22 अप्रैल को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और क्या होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। बल्कि जो इनके इत्तेहादी हैं कुछ, उनको भी शायद मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन जो इन्होंने किया, जो हमला किया पाकिस्तान पे, ऑपरेशन सिंदूर, उस पे उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया। ना सिर्फ उनको नहीं लिया गया बल्कि बहुत से बीजेपी के लोगों को भी नहीं लिया गया और इत्तेहादियों को तो लिया ही नहीं गया, उनका ये कहना है बहुत से लोगों का। और अगर नहीं भी कहना होगा तो वो राजनीति है तो उसमें वो कह देंगे कि हमें तो ये तो पता ही नहीं था कि भाई आपने हथियार क्यों डाल दिए अमेरिका के आगे, अमेरिका के आगे आपने हथियार क्यों डाल दिए, आपने क्यों जो है वो बेच दिया भारत के मफादात को अमेरिका के सामने। ये वहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है कि आपने ये कैसे सरेंडर कैसे किया है पाकिस्तान के सामने, सरेंडर डॉक्यूमेंट कैसे साइन किया आपने पाकिस्तान के सामने, जिसमें अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ बाकी तमाम दुनिया के तरह, चाइना, टर्की, अज़रबैजान, बाकी सारी दुनिया, तो वहाँ पर एक प्रेशर विद इन बीजेपी डेवलप हो रहा है कि क्या हुकूमत सस्टेन कर पाती है या नहीं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो ज़रब है वो आज कतर में एक बार फिर लगाई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपना दौरा ख़त्म करके यानी उसके आखिरी मरहले पे
वो मौजूद हैं इस वक्त अबू धाबी और अबू धाबी से। ये आज उनकी अबू धाबी में बड़ी मसरूफियात हैं, लेकिन कतर में उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने एक ऐसी बात की है जिससे पूरी भारत की मईशत, अभी तक तो सियासत और राजनीति की बात हो रही थी ना, पूरी मईशत भारत की डामाडोल हो गई है। और यहाँ मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, 50th स्लाइड। ट्रंप ने एप्पल जो है, एप्पल के जो टिम कुक हैं, उनको मुखातिब करते हुए कहा 50th स्लाइड ब्लूमबर्ग के मुताबिक कि आईफोन प्रोडक्शन इंडिया से हटाओ, मुझे जो पूरी जो एप्पल की प्रोडक्शन है वो मुझे इंडिया में नहीं चाहिए। अच्छा, ये इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी खबरों में से एक है, बड़ी खबरों में से एक है, क्योंकि मईशत है और फिर एप्पल है, फिर CNBC 31st, Trump says he doesn't want Apple building products in India. I had a little problem with Tim Cook. उन्होंने कहा टिम कुक से मुझे मसला है कि ये इंडिया में क्यों एप्पल को लेके गया है। फाइनेंशियल टाइम्स 32nd, Donald Trump lashes out at Apple over plan to ship US iPhones from India. उन्होंने कहा मुझे इंडिया के बने हुए आईफोन्स नहीं चाहिए। करोड़ों की तादाद में मैन्युफैक्चरिंग होती है एप्पल की, और बहुत बड़ी एप्पल की इंडस्ट्री। अच्छा, जब एप्पल को आप कह रहे हैं ना, तो असल में आप सबको कह रहे हैं, सारी जो टेक इंडस्ट्री है, आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि मुझे वहाँ की बनी हुई मसनूआत नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद इंडिया टुडे 33rd, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मईशत हिला दी है पूरी ट्रंप ने मोदी सरकार की। डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, ट्रंप टेल्स एप्पल CEO टिम कुक। अच्छा, ये पूरी दुनिया के सामने, मैंने आपसे कहा ना, ये इस वक्त जो है ये सबसे बड़ी दुनिया की मईशत की, जॉब्स की, और एक जो मैसेज है वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ही डजंट वांट आईफोन मेकर टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मुझे इंडिया का बना हुआ फोन नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा सारे टैरिफ भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये कि न्यू दिल्ली ने कहा कि, और उन्होंने ये भी कहा कि सारे टैरिफ भी ड्रॉप हो गए। ये कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, किसके। और यहाँ पे जो एक वाहिद शख्सियत जो वहाँ पे मौजूद थी कतर में, और वो किस हैसियत में मौजूद थी, क्यों थी, वो मुकेश अंबानी थे। अब मुकेश अंबानी जो है वहाँ पे मौजूद थे, और मुकेश अंबानी के साथ ट्रंप ने मुसाफिया भी किया। जब ये सारे बातें हो रही थी तो मुकेश अंबानी जो कि ज़ाती दोस्त हैं, एक तो अदानी हैं और एक ये अंबानी हैं, तो अंबानी साहब वहाँ मौजूद थे, और अंबानी की मौजूदगी में ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था। और वहाँ ये कहा जा रहा था सारी दुनिया के सामने कि मुझे इंडिया के बने हुए फ़ोन नहीं चाहिए। यानी एक होता है ना कि आप कहते हैं कि यार इसको कोई टैरिफ का इशू, कोई एक आप कहते हैं कि बिल्कुल किसी मुल्क को आप एक ही उसमें कर देते हैं कि मुझे इंडिया के फ़ोन नहीं चाहिए। एक होता है कि आप कहते हैं कि यार वो उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी से, मतलब मुझे इंडिया के फ़ोन चाहिए ही नहीं आईफोन, और टिम कुक से उन्होंने, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, बाकी जगहों पे चूँकि टैरिफ पॉज लगा हुआ है, तो वो सारा का सारा फौरी तौर पे एक मैसेज चला गया बस ट्रंप का। और साथ ही जो AI का हब है पूरा, वो मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरेबिया, अभी वो अबू धाबी में ऐलानात करेंगे, तो वो सारा शिफ्ट हो गया। और साथ ही मैसेज पूरी दुनिया, देखिए एक बात होती है कि आप किसी खामोशी से, एक बात, फिर उन्होंने वही बात कि मैंने जंग बंदी करवाई है, और वहाँ पर मुकम्मल खामोशी है, ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है 22 अप्रैल को क्या हुआ, ना कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, ना वहाँ पे कोई किसी, और पब्लिक के सामने ये रोज़ हो रहा है मामला। एक दिन चाइना एक बात करता है, जैसे वो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से उन्होंने कल नक्शे की बात की थी, वो मुसलसल मैप जो है वो अपना दे रहे हैं। उधर वो जो बांग्लादेश के जो डॉक्टर यूनुस हैं वो कह रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बना रहा हूँ। और जो वाहिद आप जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना कह रहे हैं, वो पब्लिकली आपको ह्यूमिलेट कर रहा है और मैसेज दे रहा है कि ये जो है ये मुझे इंडिया का बना हुआ आईफोन नहीं चाहिए।
यानी ये देखें, इंडिया में बड़े, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि बहुत बहुत लोगों का रोज़गार है और बहुत ज़बरदस्त टेक इंडस्ट्री इंडिया की डेवलप हो रही है, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो अपने किसी फड्डे में, अच्छा फिर वहाँ पे अंबानी क्यों थे, मुकेश अंबानी वहाँ पे क्यों थे, इनके जो ज़ाती दोस्त हैं जो जिनको इतने सालों में प्रमोट किया है इन्होंने, वो वहाँ पे क्यों मौजूद थे, वो ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं मुकेश अंबानी, भाई ये वहाँ पे क्यों थे, इन्होंने क्या कोई इंडिया का केस वहाँ पे रखा या ये अपना कोई ज़ाती मामला वहाँ लेके गए थे, ये एक सवाल उठ रहा है कि इनके सामने उन्होंने वो ऐलान किया, क्या इन्होंने वहाँ पर कोई बात की, कोई ये क्यों थे, और बड़ी इनको अच्छी जगह मिली हुई थी। बात ये सारी कि ये जो है, ये जो इत्तेहादी हैं और बाकी, ये अब एक हुकूमत लरस रही है, और चूंकि भारतीय वजीर आजम सामने आके कोई बात नहीं कर पा रहे, वो उन्होंने ये भी कह दिया कि टैरिफ हटाने की बात, कोई जयशंकर ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई टैरिफ्स के ऊपर, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री, जब आप कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए वहाँ पर, तो आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया में बहुत अच्छी, यानी वो आप समझे ना कि उनके 3-4 जगहों पे जहाँ पे उनके आईफोन बन रहे हैं, तो अभी मोदी सरकार ने तमाम जो टेक इंडस्ट्री है उसको एक झटका लगवा दिया डायरेक्ट ट्रंप से। अब इनका और ट्रंप का क्या मामला है दरमियान में, और ट्रंप किस तरह, ये बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि एक जगह ख़ास जगह पे जाके अमेरिका इनको डंप कर देगा और पब्लिकली ह्यूमिलेट करेगा। हो सकता है कहीं खामोशी से इनको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन उस दिन इनके पास रियल इंटेल नहीं थी। जब इनके राफेल तैयारे वहाँ से उड़े और बाकी जहाज़ उड़े हैं, तो वो एक तरह से एक बबल के अंदर फंस गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हम कहाँ पे आके जैम हो गए हैं, और ये पाकिस्तान और तुर्की और चाइना और बाकी मुल्कों के साथ जो एक पूरा हमारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जो आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें आर्टिलरी आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, जिसमें एयरफोर्स भी है, नेवल भी है, जिसमें सेटेलाइट भी है। तो ये ना समझें कि पाकिस्तान सेटेलाइट में नहीं है, पाकिस्तान एआई में नहीं, पाकिस्तान बहुत आगे है इसमें, और पाकिस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, उनके साथ प्रोडक्शन, उनके साथ काम हो, चाहे नेवल हो चाहे एयरफोर्स हो, जो बस सारा। तो इशू ये सारा कि ये उनको पब्लिकली अब ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने कल भी बात की थी ना कि उसके राफेल के शेयर्स क्यों गिरे, वो कोई परचून की दुकान पे कोई दाल चावल की तरह लोग तो नहीं खरीदते, शेयर तो उसके वो तभी गिरेंगे ना जब दुनिया देखेगी कि क्या मामला यहाँ पे हुआ है। तो भारत में 2-3 बातें चल रही हैं कि ये जो अचानक इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है इन्होंने, ये क्यों किए शुरू, ये जो यात्रा शुरू की है, इस यात्रा का क्या मकसद है, मतलब बीजेपी की यात्रा कहाँ से आ गई अचानक। भाई इस वक्त तो मामला जो था वो ये था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में क्या बना, शिकस्त खाई है, नहीं खाई तो ट्रंप क्यों कह रहे हैं, मतलब फिर सोग वहाँ पर मतलब है कि ये खुशियों के शादियानी क्यों नहीं बज रहे अगर आपने फतह हासिल की है, फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप आके सामने। और इसमें आपने यात्रा में लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए, बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। और ये मामला जो है, जो बाहर की सरमायाकारी और बाकी सारा, तो ये मुमकिन है कि वो वहाँ की हुकूमत गिर जाए, इस धक्के को, शिकस्त के धक्के को सह ना सके। ये भी मुमकिन है कि इस बौखलाहट में आके मोदी सरकार एक और कुछ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई की कोशिश करें, क्योंकि जो सीज फायर है आज जो बताया इसाक डार साहब ने, वो ये कि 18 तारीख तक सीज फायर मौजूद है, उसके बाद फिर बात होगी। तो ये 2-3-4 मामलात ऐसे हैं, लेकिन इंतहाई हैरान कुन मामला है कि मोदी सरकार कुछ बताने को तैयार नहीं है कि 22 तारीख को क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई, वो फॉल्स फ्लैग था, वो जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स था, जो भी था, लेकिन एक ऑपरेशन कवर अप उसके बाद क्यों शुरू हुआ। फिर ये सऊदी अरेबिया से वापस आ गए, जिनके सामने कल ट्रंप ने बात की, आज उन्होंने कतर में बात कर दी, वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। और यहाँ से कोई एक बस वो आ जाता है किसी वजीर, छोटे वजीर की तरफ से, किसी वजीर मुमलिकत, किसी रहनुमा की तरफ से, ट्रंप कौन होता है फलां, या इनका मीडिया बोल रहा है, बाकी इनमें से कोई बात नहीं कर रहा, सरकारी तौर पर कोई बात नहीं हो रही। तो ये एक ऐसा मसला है। देखिए ना, ये अब फिर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, 30 सेकंड्स लाइक फाइनेंशियल टाइम्स, डोनाल्ड ट्रंप लैशेस आउट एट एप्पल ओवर प्लान टू शिप यूएस आईफोन फ्रॉम इंडिया। देखिए ना, ये पूरी दुनिया में अब एक मैसेज जाना, और आप अगर वहाँ पर, तो क्या भारत ये सोच रहा है, एक सोच ये पैदा हो गई है पूरी दुनिया में कि मोदी सरकार को हटा के वहाँ पर
और फिर कोई ऐसा सेटअप लाया जाए जिसके साथ दुनिया बात कर सके। ये इंतहा पसंद जो गुंडा टाइप अनासर हैं, इनके अब बस की बात नहीं है कि इनसे मामलात आके, क्योंकि भारत भी तो है ना, मुल्क इतना बड़ा मुल्क है और इतने उसमें लोग हैं और इतने, तो कोई ऐसा जो मुल्क को जोड़ सके। और ये पहले ही दिन से चूंकि शुरू हुआ कि कलमा पढ़ो और कलमा नहीं पढ़ो, पहले फिर वो गायब हो गया मामला, फिर वो कर्नल सूफिया वाला मामला आया, फिर वो मुसलमान। मुझे बताएं, ये कलमा और ये जो सारा मामला चला था, तो ये उस दिन तो इस बात के इम्कान थे कि हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो जाते भारत के अंदर, उससे ये पीछे हटे, फिर उसके बाद ये तो मतलब एक अजीब से कोई ऐसी हिजानी कैफियत है जिसमें मोदी सरकार इस वक्त पड़ी हुई है। और वो क्या वो बीजेपी की यात्रा जो है ये सोच रहे हैं कि मैं एक भरपूर इंतखाबी देखूं सारा मामला और इससे पहले कि इत्तेहादी आगे पीछे हो जाएं। एक तो बात ये चल रही। दूसरा मामला जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे साइन किए कतर में, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के, और 210 जहाज बोइंग खरीद रहा है। 210 जो टोटल तादाद है वो 210 है। आज वो अल उदैद बेस पे भी गए जहाँ पे 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं कतर में, और ये सबसे बड़ी बेस है जो कि मौजूद है मशरिक़ वस्ता में। और वहाँ पे उन्होंने खिताब भी किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि 10 बिलियन कतर यहाँ पे इस बेस को की तामीर के लिए वो यहाँ पे लोकेट करेगा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक वहाँ पे एक फड्डा और इस वक्त आलमी शतरंज पे पड़ा हुआ है, जहाँ मैंने आपसे कहा ना कि ये नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जो है, मोदी सरकार का यानी मईशत, सियासत, फिर ये दहशतगर्दी वाले वाक़यात जो बाहर हो रहे हैं, और फिर जो वहाँ पे हुआ है, खुद दहशतगर्दी का वाक़या तो देखें, मकबूजा कश्मीर पेश आया ना, और उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और वो करवा ही नहीं रहे। यानी ये कितनी पहली चीज़, जो आप किसी जगह कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो आप कहते हैं कि यहाँ पे इंक्वायरी होगी। 3 वो खाके और एक वो वीडियो, और वो 3 खाके उनका कोई नाम भी तो होगा, वो कोई इंसान होंगे, वो कहाँ पे दुनिया में मौजूद हैं, वो कहीं मारे गए हैं, वो कहीं भाग गए हैं, वो कहाँ से भागे हैं, किधर से आए थे। और एक वो जो अजीब सी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें एक आदमी वो जा रहा है और पीछे उसके एक वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा वो कौन लोग, भाई वो उनको शनाख्त होगी ना उनकी, वो कहीं तस्वीर उनकी होगी कहीं वो, तो बात सारी ये है कि ये या तो हुकूमत लरज रही है, या ये है कि अंदर बाहर से कहीं किसी इत्तेहादी को मैसेज आ जाएगा कि आप जो हैं साइड पकड़ें, ठीक है, अंदर से बाहर से, क्योंकि उनकी फ़ौज के अंदर भी बेचैनी है ना, उनकी फ़ौज के अंदर भी बेचैनी है कि भाई ये जो है ये सारा मलबा, देखिए ना, पहले मोदी सरकार ने कहा कि फ़ौज तय करेगी, सीज फायर जो है ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, तो फ़ौज के लिए भी अजीब मसला हो गया कि फिर हमें कहा क्यों था। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, मतलब ऑपरेशन सिंदूर पे जहाज भी गिर गए और ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं जंगबंदी, और उससे वो कह रहे हैं डीजीएमओ ने बात की, और डीजीएमओ और पाकिस्तान का डीजीएमओ बात करेगा, उनके डीजीएमओ से तो वैसे ही उनके मेरे ख्याल से राब्ते होते हैं हमेशा। लेकिन यह है कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है, और डीजीएमओ ने कहा पाकिस्तान के कि जंग बंद कर दो, उन्होंने कहा कर देते हैं, और ख़त्म, जंग बंद हो गई। ये कोई इसको कोई ज़ीशऊर शख्स इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन जो दूसरा बड़ा झगड़ा इस वक्त आलमी बसात पे खड़ा हो गया, वक्फा ने, उसके बाद बात करते हैं। थैंक यू। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब की जानिब से सेनेट में एक बार फिर वाज़ह किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से ये नहीं कहा गया था कि सीज़ फायर की दरख्वास्त, जबकि अमेरिका ने कहा था। नहीं, ये तो अमेरिकन ने खुद अनाउंस, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है, और मार्को रूबियो के सामने, सारी दुनिया के सामने उन्होंने पहले ट्वीट्स किए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने बात की है। यहाँ से कोई तरदीद भी इनकी तरफ से तो नहीं हो रही, और ये इन्होंने अमेरिकन को अप्रोच किया था। ये इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि इनकी तरफ से अमेरिकन से कहा गया था कि आप इसको ये सीज़ फायर करवाएं, और ज़्यादा अगर, और मसला ख़राब है। अब मैंने कहा ना कि वो शायद दुनिया अब डील नहीं करना चाह रही बहुत ज़्यादा, उसके लिए मोदी सरकार से बात करना बहुत आसान हो जाए। तुर्की के
एयरलाइंस बंद कर रहे हैं, फिर बांग्लादेश की करेंगे, फिर आप इंडोनेशिया की करेंगे, फिर आप नेपाल की करेंगे, फिर पाकिस्तान में झगड़े फसाद। तो इस तरह के मुल्कों के साथ जब आपको देखिए ना, अपने ये मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा भारत के बहुत वहाँ पे हाई टेक इंडस्ट्रीज जो बनी हुई हैं, साल की मेहनत है उनकी, तो वो आप उसमें एक तो ये हिंदू मुस्लिम मामला, दूसरी कि दहशतगर्दी कैसे हुई क्या हुई उसको कवर अप आपने कर दिया, और फिर ट्रम्प मुसलसल जब जलील कर रहा है तो फिर आप हाथी के पाँव में सबका पाँव कि चाइना के साथ तो आप फिर जाके चाइना के साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे, और रशिया जो है वो क्या वाकई आपके साथ चाइना के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी तो रशिया आपके साथ आएगा, तो ये तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तान जो है वो एक फातेह बन के निकला है, बल्कि पाकिस्तान में कई लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया से क्यों मिला रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, हम तो जीते हुए हैं, वो तो हारा हुआ है, मोदी सरकार से हमें क्यों मिला रहे हैं आप, मतलब यहाँ पर ये तासुर है, वहाँ वो कुछ और बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से मिला दी है, यहाँ पर भी ये तासुर है कि हमें इंडिया से क्यों मिला रहे हैं भाई, हम तो जंग जीते हुए हैं। तो और हमारे तो सारे दुनिया भर में हमारे इत्तेहादी हैं, उन्हें फ़ोन करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, तो आपके साथ कौन है इस वक्त, तो आप तो बिल्कुल तना है, अमेरिका आपको रोज़ दलील कर रहा है आके वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प मोदी सरकार को। तो एक सोच ये है कि शायद ये मोदी सरकार जो है, एक तो ये है कि एक फाइनल कोई जाने से पहले कोई छेड़खानी करें पाकिस्तान के साथ बड़ी, और फिर उसके नतीजे में ये हुकूमत इनकी गिरे, क्योंकि उसमें तो और मज़ीद पिटाई होने के इम्कान हैं। और दूसरा ये है कि ये पूरा पब्लिक में शो करके अपनी हमायत वगैरह, और फिर इलेक्शन की तरफ जाएं और एक अक्सरियत, और फिर जो भी कुछ होना है, क्योंकि यहाँ से आगे अब रुक गया मामला। देखें ना, जो एप्पल को और मईशत और सारे यहाँ से आगे रुक गया, अब लोग पूछना शुरू करेंगे कि आपने क्या मईशत दाव पे लगाई है, और अपने दोस्तों की वजह से अडानी और अंबानी और ये सारा जो ग्रुप जो है आपका, कोई राफेल में घुसा हुआ है, कोई किसी करप्शन में घुसा हुआ है किसी, तो एक वहाँ पे ये हुकूमत जो है शायद अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, और फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो किसी और बेहतर शक्ल में दुनिया जो है वो भारत के साथ मामला तय करे। दूसरी जो बात है, दूसरा जो गंभीर एक मसला है वो है कि ज़ेलेंस्की को थ्रो अंडर द बस बिल्कुल ज़ेलेंस्की को फारिग कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। और हुआ क्या है ज़ेलेंस्की के साथ कि ज़ेलेंस्की को इन्होंने कहा कि तुम पहुंचो तुर्की, और पुतिन भी आ रहा है और मैं भी आ रहा हूं। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक पुतिन की तरफ से हाँ नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद ईयू ने भी कह दिया कि जाओ, यूरोप ने भी कह दिया कि जाओ, ज़ेलेंस्की जाओ। ज़ेलेंस्की वहां पहुंच गए तुर्की, और वहां पुतिन नहीं आए। अच्छा, ट्रम्प कहते हैं कि पुतिन इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं आ रहा, मैंने नहीं जाना था ना, तो पुतिन क्यों आते। अब ज़ेलेंस्की वहाँ जनाब एयरपोर्ट पे लैंड हुए, अकेले ज़ेलेंस्की खड़े हैं, और ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं जो है वो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मैं जो मुज़ाकराती टीम है, अच्छा मुज़ाकराती टीम में को जो हेड करने वाली शख्सियत हैं वो हैं व्लादिमीर मेदिंस्की। ये व्लादिमीर मेदिंस्की जो हैं ये यानी एक लो लेवल डेलीगेशन भेजा है पुतिन ने, यानी अपने वज़ीर ख़ारजा को भी नहीं भेजा, यानी सरजाई लेवरोव को भी नहीं भेजा कि तुम जाके बात करोगे ज़ेलेंस्की से। अभी सीज फायर नहीं हुई, ज़हन में रखें। साइन हो गए मिनरल डील पे, अमेरिका ने साइन करवा लिए, लेकिन सीज फायर के लिए अमेरिका ने कहा है कि पुतिन से डायरेक्ट बात करो, और ज़ेलेंस्की खुद जाओ, तुम खुद जाओ, नंगे पैर जाओ ठीक है, वहां पे या पानी में तैरते हुए जाओ और पुतिन से बात करो। पुतिन ने इनको टफ टाइम दिया हुआ है, और पुतिन ने जो सरजाई लेवरोव, पुतिन बिल्कुल नहीं गए। ट्रम्प ने कहा कि वो तो पुतिन तो इसलिए नहीं आ रहे कि मैं नहीं जा रहा था ना, तो पुतिन नहीं आ रहे, तो ठीक है। तो व्लादिमीर मेदिंस्की जो हैं ये उनके बड़े करीबी मुतमिद हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, और ये हार्ड लाइनर हैं यूक्रेन के हवाले से। ये वो हैं जो कहते हैं कि यूक्रेन जो है ये हिस्ट्री में एक फ्रॉड किया गया है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर ने धोखा दिया है, ये यूक्रेन कभी भी पहली जंग अजीम के से आगे पीछे कभी भी यूक्रेन कोई अलग इलाका नहीं था, ये रशिया का ही था और रशिया में ही है। और हम अपनी टेरिटरी से कैसे बात करें, यानी हमें कहा जा रहा है कि अपने ही जो हमारा ही इलाका है, तो उस इलाके के लोगों से हम बात करें, वो तो इलाका ही हमारा है। यानी इनका ये नुक्ता नज़र है यूक्रेन का। और इनके साथ जो हैं वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर
मिखाइल गुलाजां गए हैं, फिर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को भेजा है उन्होंने, फोमिन को, और हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को भेजा है, यानी स्पाई मास्टर को भेजा है प्रेसिडेंट पुतिन ने, इगोर कोस्टेकोव, ठीक है, और बाकी कुछ शख्सियात को भेजा है। तो एक तो डिप्लोमेट हो गए, एक जो हैं वो हो गए ये जो इनके करीबी मुतमिद हैं, हार्ड लाइनर जो लीड कर रहे हैं, और एक हो गए स्पाई मास्टर यानी उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह। इनको भेजा है ज़ेलेंस्की से मिलने। ज़ेलेंस्की के साथ एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने वहाँ कहा कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा इनसे, मैं लोगों से नहीं मिलूंगा, पहले मैं तैयब अर्दोगन से मिलूंगा। सुबह मुज़ाकरात होने थे, मुज़ाकरात हुए नहीं, ये इन्होंने कहा कि मैं अर्दोगन से मिलूंगा, तैयब अर्दोगन से मैं बात करूंगा। तैयब अर्दोगन फिर इनसे मिले, इनको ये गए वहाँ पे खुद, इनको एयरपोर्ट वगैरह पे लेने के लिए कोई अहदेदार वगैरह नहीं थे गालिबन। तो फिर तैयब अर्दोगन ने इनको वेलकम किया प्रेसिडेंशियल पैलेस में, और एक अजीब सी सूरत हाल हो गई कि रशिया जो है वो इनके साथ जो गालिब इम्कान है वो ये है कि मुज़ाकरात रशिया के सीज़ फायर के नाकाम हो जाएंगे, और ट्रंप ने जो चाहिए था ट्रंप को वो उन्होंने ले लिया, मिनरल डील साइन करा ली, और अब पुतिन इनकी खूब धुलाई करेगा, ठीक है, अगर सीज़ फायर का मामला। लेकिन साथ ही जो है वो ये है कि कतर से मार्को रूबियो चले गए। आपको पता है ना, सऊदी अरेबिया, मार्को रूबियो साथ साथ थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी था मार्को रूबियो किधर हैं आप, सेक्रेटरी खारजा साथ थे। सेक्रेटरी खारजा तुर्की में है, और मार्को रूबियो इसलिए तुर्की में है कि वहाँ पे नेटो का इजलास हो रहा है, और नेटो का इजलास हो रहा है, लेकिन वो अनातोलिया में हो रहा है, और वो वहाँ पर जो है ये इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने हैं। वहाँ जो नेटो के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है, तो उसमें मार्को रूबियो हैं, मार्को रूबियो वहाँ मौजूद हैं, और मार्को रूबियो कल इस्तांबुल आ जाएंगे, और कल वो भी इस्तांबुल आ जाएंगे, और कल ही स्टीव वित्कोव जो हैं वो अबू धाबी का दौरा मुकम्मल होते ही स्टीव वित्कोव तुर्की पहुँच रहे हैं, क्योंकि स्टीव वित्कोव जो हैं वो मशरिक़ वस्ता के अंदर भी डील में इन्वॉल्व हैं, ईरान के साथ भी इन्वॉल्व हैं डील्स में, जो हुतीज़ के साथ मामलात हो रहे हैं उसमें भी इन्वॉल्व हैं, जो यूक्रेन के मामलात हैं उसमें भी इन्वॉल्व हैं, तो वो भी पहुंच रहे हैं, और कीथ केलॉग भी पहुंच रहे हैं। वो कीथ केलॉग जो अभी तक साइट पे थे, तो वो कीथ केलॉग और मार्को रूबियो सारे पहुंच रहे हैं। लेकिन जो नेटो का इजलास हुआ है वज़राए ख़ारजा का, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जी अब जो नेटो का हेग में इजलास होगा जून में, उसमें ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया जाएगा। तो ज़ेलेंस्की को नेटो ने फारिग कर दिया, और नेटो के सामने इस वक्त सबसे अहम मुल्क नेटो के सामने सबसे अहम मुल्क इस वक्त वो है जिसको 32 रुकनी ईयू ने अपनी मेंबरशिप नहीं दी, जिसका नाम है तुर्किया। 2018 के बाद से तुर्किया की बातचीत भी बंद हो चुकी हुई है, ईयू में जाने में तुर्की ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया। लेकिन तुर्की जो है वो 1952 से नेटो का रुकन है, और वो जो है वो उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप थी, उसका वो फाउंडिंग तो नहीं, लेकिन उसके 49 में बनी थी, तो अगले साल तुर्की उसमें शामिल हो गया था। लेकिन ये है, और आपको पता है कि ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इसकी भी एक वजह ये थी कि तुर्की के अंदर वो मिसाइल वगैरह, तो तुर्की जो है, लेकिन ईयू में ये था कि भाई नहीं, ये मुसलमान मुल्क को नहीं लेंगे हम। आज तुर्की जो है वो सबसे ज़्यादा नेटो का वो मेंबर, जो ईयू में नहीं है, नेटो में तो है ना जी, तो वो सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया पूरी यूरोप की, क्योंकि वहाँ पर ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं ईयू को माइनस करके। यूरोप माइनस है, और जो ज़ेलेंस्की के मुज़ाकरात हो रहे हैं रशिया के साथ और अमेरिकन के साथ, उसके लिए जगह है, वेन्यू है तुर्की। और ये बात मैंने कल भी की थी कि अहमद शरा के साथ जब बातचीत हो रही थी, तो ये तुर्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि तुर्की ज़ाहिर है कि अहमद शरा की हुकूमत जो MBS भी थे, और उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो मौजूद थे। फिर PKK डिज़ोल्व हुई है तुर्की में, फिर बहुत कुछ हो रहा है। तो तैयब अर्दोगन के लिए तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मामला इख्तियार कर गया, और ये सीज़ फायर का मामला ज़ेलेंस्की को कैसे बिठाना है सामने उस डेलीगेशन के, ये एक सवाल है। और उससे अगर नहीं होता तो प्रेसिडेंट पुतिन कह देंगे कि वो तो ज़ेलेंस्की के साथ मिलने गया था हमारा डेलीगेशन, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो हार्ड लाइनर है, ये जो टीम गई है ये बहुत हार्ड लाइनर है, और अगर जंगबंदी नहीं होती तो फिर किसी किस्म का ना कोई कवर है यूक्रेन के पास, ज़ेलेंस्की के पास, ना कोई इंटेल है, ना कोई यूरोप की फ़ौज है, ना कोई नेटो है, कोई, सब ने उनको साइड पे डाल के ज़ेलेंस्की को जो है वो एक तरफ ज़ेलेंस्की को फेंक दिया।
और ये जो है ये रियल पॉलिटिक में दुनिया में किस तरह से होता है, ये भी एक बहुत बड़ा किरदार है। पुतिन को आपको पता है चाइना चले गए थे, वो लुला दी सिल्वा जो हैं, जो ब्राज़ील के, वहाँ पे सीलेक की मीटिंग हो रही थी, तो वो वापस आए हैं। वो पुतिन से उन्होंने फिर मुलाकात की आके, यानी वो चाइना, वो विक्ट्री परेड में थे, विक्ट्री परेड से वो बीजिंग चले गए थे, वहाँ पे बीजिंग और सीलेक की मीटिंग थी, वहाँ से वापस आके वो फिर मॉस्को पहुँचे, उनकी पुतिन से फिर मुलाकात हुई आज। और उसमें दो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने कहा यूक्रेन से मिलने क्या, लेकिन वो बात ज़्यादा जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा बड़ा एक उनका स्ट्रेट जो है ना मामला है यूक्रेन के साथ, और उन्होंने नाखो चने चबा दिए हैं ये ट्रंप ने और पुतिन ने, और भी शी जिनपिंग तो आएंगे भी। शी जिनपिंग ने भी, ये अमेरिका चिकन आउट कर गए ना, ये नई टैरिफ से दौड़ गए, वो 90 डेज़ का पॉज लगा के, उनकी पूरी मईशत ही गिर गई थी। तो ये अब सूरत हाल ये बनी है कि ये जो है ये अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है कि ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का फ्यूचर क्या होगा और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की क्या करेंगे। आज 15 तारीख है, 15 मई है, 15 मई। तो आज से ठीक 4 रोज़ के बाद ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी की पहली बरसी है। 19 मई 2024 को उनका प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें उनके सदर इब्राहिम रईसी के साथ उनके वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान वो भी थे, और 7 दीगर अहम शख्सियात उस हेलीकॉप्टर में थीं। 1 साल मुकम्मल हो रहा है 19 मई को। तो उसमें अब एक शोक की फ़ज़ा वहाँ पे, और मुख्तलिफ उनकी याद में जो तकारीब हैं वो उनका आगाज़ हो गया है। ये जो हेलीकॉप्टर गिरा था इसको साल हो जाएगा 19 तारीख को। लेकिन इस दौरान जो है, तो एक तो मामला ये है कि ये क्या सीज़ फायर होता है नहीं होता। अगर नहीं होता ये सीज़ फायर, जिसके इम्कानात हैं भी नहीं भी, तो मतलब ज़ेलेंस्की, मतलब ट्रंप ने जो लेना था ले लिया, ट्रंप ने जो अब उसको डाल दिया उनके आगे, ठीक है कि आपने जो करना है पुतिन आप इनके साथ करें। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ईरान के साथ जो है वो न्यूक्लियर मामलात आगे बढ़ गए हैं, और जो चौथा राउंड हुआ है उसमें रिटर्न एक एग्रीमेंट पेश किया है, जो मीडिया कोट कर रहा है सारी दुनिया का, वो ये है कि रिटर्न एग्रीमेंट पेश किया है ईरान को स्टीव वित्कॉफ ने, जो मस्कत में चौथा राउंड हुआ है। और पहले राउंड में ईरान की तरफ से कुछ पॉइंट्स गए थे, और अब रिटर्न हुआ है, और वो डील ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करीब करीब है, काफ़ी करीब है। ईरान का डेलीगेशन भी कल टर्की जा रहा है, और टर्की में उनकी वो जो E3 यूरोप के 3 ममालिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, जो कि 2015 के माहदे के ज़ामिन भी थे, तो उनके साथ मुलाकात करेगा ईरान का डेलीगेशन। और प्रेसिडेंट, और मैं यहाँ पे ईरान के साथ कितनी डील क्लोज है तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। अरब न्यूज़ को कोट कर देते हैं, 45 US क्लोज टू अ न्यूक्लियर डील विद ईरान। और उसके बाद महर न्यूज़ एजेंसी 46 ईरान की के US प्रेजेंटेड ईरान विद न्यूक्लियर डील प्रपोजल सोर्स, और फिर जो उनकी 47 ऑफिशियल के US प्रेजेंटेड ईरान विद न्यूक्लियर डील प्रपोजल। अच्छा, तो ये जो है ना, और फिर टर्की को भी हम कोट कर देते हैं 44 अनादोलो एजेंसी को, US प्रपोज न्यू न्यूक्लियर डील टू ईरान ड्यूरिंग 4th राउंड। उसमें एक बात जो है ना अब ये भी आ रही है सामने कि 3.7 से अगर वो नीचे जो इनरिच यूरेनियम को वो यहाँ पर लेके जाते हैं तो साथ हो सकता है, क्योंकि जो अब्बास अरगची हैं वो गए थे सऊदी अरेबिया और UAE, तो हो सकता है सऊदी अरेबिया और UAE के साथ कोई कंसोर्शियम बन जाए। ये भी बात चल रही है कि कंसोर्शियम बन जाए, जो कि ये इस तरह से मामला चले सारे मुल्कों का कि ये सिविल न्यूक्लियर मामला है और कोई मुल्क मिसाइल की तरफ नहीं जा रहा और वेपन्स की तरफ नहीं जा रहा। और जवाब में इसके एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हो सकती है वो ये हो सकती है कि ज़ाहिर है कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ईरान के ऊपर से भी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी फौरी तौर पे, जिस तरह सीरिया के ऊपर से हटाई गई हैं ईरान के ऊपर से हटा दी जाएंगी। अच्छा, ये जो है ये फिर मैं न्यूज़ सेंसिटिव न्यूज़ है तो इसलिए 39 ईरान रेडी फॉर न्यूक्लियर डील इन रिटर्न ऑफ लिफ्टिंग सैंक्शंस। और सिर्फ ये खबर ही गई है तो CNBC को कोट कर रहा हूँ कि ऑयल के प्राइसेस और गिर गए पूरी दुनिया में 40th
सिर्फ ये बात सुन के कि एक डील फाइनल होने जा रही है तो ऑयल के प्राइसेस पूरी दुनिया में गिर गई। ये ध्यान में रखें कि ऑयल के प्राइसेस गिरने के पीछे भी ओपेक प्लस और बड़े ममालिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि डील जो है ये आगे की तरफ कहीं आगे बढ़ रही है डील। अच्छा, इसमें अब जो बात है वो ये है कि एक इसमें मामला रह गया, और वो जो मामला है वो, अच्छा, ईरान की तरफ से बात की गई है कि हम किसी सूरत सरेंडर भी नहीं करेंगे और किसी सूरत हम जो है वो दूसरी मतलब हम अपने असूलों पे खड़े रहेंगे। ज़ाहिर ईरान अपने उस पर खड़ा है कि हमारा पुरअमन प्लान है, और अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिकन्स दे रहे हैं और बाकी दुनिया जा रही है एक सिविलियन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि वेपन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना, तो फिर अगर ये मामला तय पा जाता है तो ये तो ईरान के लिए कोई इशू नहीं है। तो लेकिन इसमें फिर गारंटर के तौर पे सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएई का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि कतर वैसे ज़रा क्लोज है और अमीर कतर गए भी थे ईरान, आपको याद होगा दरमियान में। तो ये मामला तेज़ी के साथ ईरान के आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे खत्ते में बहुत कुछ हो रहा है। इस पूरे हर मुल्क के साथ वो बात करें, वाहिद अगर किसी को वो जलील कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, बार बार, तो उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। और अब ये मईशत भी हिल गई है। देखिए ना, जब आप मईशत को भी हिला देते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है कि मोदी की वजह से एक पूरी इंडिया की मईशत, भाई इंडिया के जो टेक के लोग हैं या बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कोई सारी की सारी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो अगर हैं भी तो भी उनके लिए बहुत बड़ा धचका है ना कि आप मईशत पूरे, और अमेरिकन्स जो हैं वो उनकी तरफ से बात हो रही है कि मुझे इंडिया के बने हुए आईफोन नहीं चाहिए। इंडिया के आईफोन मतलब बड़े अच्छे इंडिया के आईफोन हैं, लेकिन ये कि वो नहीं चाहिए, उन्होंने फड़का दिया पूरी मईशत को। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ दरमियान में रह गई, और वो ये चीज़ रह गई कि गज़ा का सीज़ फायर, उसका क्या बना, गज़ा की जंगबंदी। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो जब ये कतर में थे, तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे फ्री जोन बन जाए, एक फ्री जोन बन जाए और वो अमेरिका जो है वो वहाँ के आके इन्वेस्टमेंट्स करे। अब ये लोगों ने ना इसे बात, असल जो बात है वो अमीर कतर से इनकी और सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है, वली है तो वज़ीर आज़म, अमीर कतर, यूएई, यहाँ पे हर जगह इनकी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर बात ये बिल्कुल ऐसे ही है कि, और डील साइन हो गई, सारा कुछ हो गया, और वो अब ये प्रवास कर रहे हैं ना, इनका जहाज़ प्रवास कर रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जो कतर ने गिफ्ट किया है इनको, तो बहुत सारे प्लेन्स जो फाइटर जेट्स हैं वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं वो अभी तक वो जो उतनी ज़्यादा चूँकि सिक्योर नहीं, तो बहुत सारे जहाज़ एस्कॉर्ट कर रहे हैं चारों तरफ से। और वो एस्कॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि, और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प देख के बड़ा खुश हो रहे हैं ना, खिड़की में से झांकते हैं तो बाहर बहुत सारे जहाज़ इनको हर तरफ नजर आते हैं, तो ये खुश होते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि इतने सारे जहाज़ मेरे दाएं बाएं। वो जहाज़ इसलिए दाएं बाएं फाइटर प्लेन्स कि वो एक तो प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना जब कतर में दाखिल होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आ गए हैं बहुत सारे फाइटर प्लेन के, इसमें प्रेसिडेंट बैठा है हमारा। ये जो है ना एयरफोर्स 1, ये कॉल साइन है, ये 1954 से, ये आइजनहावर के दौर से ये कॉल साइन के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्रेसिडेंट अगर किसी और जहाज़ में भी हो तो वो उसको भी फिर ये कि एयरफोर्स 1, जैसे बाइडन ये जब जा रहे थे खामोशी के साथ ये यूक्रेन जंग के दौरान, ये पोलैंड लैंड हो रहा था इनका जहाज़, तो एयरफोर्स 1 की जगह दूसरे प्लेन्स में जा रहे थे, या एनीवे। तो अब ये हो रहा है कि वो तो कह रहे हैं मैं ऐसे ही जाऊँगा, अब वो जहाज़ बहुत सारे इनको एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे वापस अबू धाबी से, तो मतलब है कि एक वो कह रहे हैं मैं तो इसी में जाऊँगा। अच्छा, तो जब बाहर वापस पहुंच जाएंगे फिर उसको ठीक ठाक करेंगे वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग हैं बाकी सारे, लेकिन जो गज़ा का सीज़फायर है वो रह गया। इन्होंने ये कहा ये यहाँ से जा रहे हैं, और इनके जाने का मतलब ये जो मैंने कल भी बात की थी ना कि नेतन्याहू अब ज़ेलेंस्की होगा। अगर ये नेतन्याहू ने ये इनकी डील एक्सेप्ट ना की जो स्टीव विटकॉफ ने इनको कही है, और उसको मैंने कहा फ्री जोन आगे पीछे करके बात, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि यूक्रेन बड़ा अच्छा हो जाएगी, वो अपना काम उन्होंने मशरिक़ वस्ता में डील्स भी साइन हो गई, सऊदी अरेबिया एआई का हब भी बन गया, यूएई में भी वो बहुत अनाउंसमेंट्स आज कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे वो करके, और फिर उनका दौरा ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद कतर में उन्होंने जो है वो 210 बिलियन डॉलर 210 जहाज़ और 1.2 ट्रिलियन की डील्स हुई हैं। यानी इसको आप सिर्फ ये देखें कि वहाँ तो 1 ट्रिलियन तक था ना किस्सा, तो कतर उसको 1.2 ट्रिलियन तक ले गया। तो ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये 1.2 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम है। 210
बोइंग तैयारे, और वाइट हाउस की तरफ से अनाउंसमेंट देखें ना आप, ये 26 अगर हम दिखा सके 26 स्लाइड वाइट हाउस फैक्ट शीट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिक्योर्स हिस्टोरिक 1.2 ट्रिलियन इकोनॉमिक कमिटमेंट इन कतर। 1.2 ट्रिलियन। अच्छा, तो इसमें जो है वो ये तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा बात है, और साथ ही 10 बिलियन जो है वो एयरबेस पे कतर इन्वेस्ट करेगा, अल उदैद एयरबेस पे। और कतर वो है जिसके ऊपर कतर गेट और ये इसराइल और नेतन्याहू के इल्ज़ामात और ये सारे, तो मैंने पहले भी बात की थी वो ये। अच्छा, फिर यहाँ से जब मौजूद थे तो फिर दोबारा सायरन बजते रहे, सारे तल अवीव में सायरन बज रहे हैं मुसलसल। हूतीस के अटैक देखिए, हूतीस के साथ उन्होंने डील कर ली कि आपने हमारे ऊपर अटैक नहीं करना। अहमद शरा के साथ उन्होंने डील कर ली कि अब मार्को रूबियो की मुलाकात होगी ना, मार्को रूबियो शायद विजिट करेंगे सीरिया का, तो वो वहाँ पर उनकी डील हो गई इन्वेस्टमेंट्स के लिए और ये सारा। और उन्होंने हूतीस के साथ भी डील कर, उन्होंने चाइना के साथ भी डील कर ली, उन्होंने जो है अपना काम निकलवा लिया जेलेंस्की के साथ। पुतिन को वो नाराज़ नहीं करना चाह रहे, तो उन्होंने कहा करते तो करो, निपटो उसको, जो करना है करो वापस के साथ। और अभी नहीं तो महीने बाद, महीने नहीं तो 3 महीने बाद जब ले लो अपने इलाके सारे, और जो कुछ करना है वो मिलके इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे। और क्रीमिया में इंटरेस्टेड हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, एक ट्रंप टावर होना चाहिए क्रीमिया में, और मैं पुतिन से वहाँ मतलब वो ट्रंप जो हैं वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जेलेंस्की के साथ क्या होता है, अपना काम उन्होंने करवा लिया। और उसके साथ ही वो यहाँ से अगर डील, ये गज़ा सीज़ फायर की डील के बगैर अगर चले गए तो फिर अरब ममालिक जो हैं वो नेतन्याहू से निपटेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इस्तीवित्कॉफ का प्लान और फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का प्लान, ये सारे प्लान जो हैं ये अरब ममालिक का एक्सेप्ट किया है ना उन्होंने। ये अरब, सऊदी अरेबिया आए हैं ना, वो इसराइल तो नहीं गए ना, बात भी नहीं की नेतन्याहू से उन्होंने। और मार्को रूबियो को भी मना कर दिया, उसको भी उन्होंने मना कर दिया, पैती हेक्सेट को भी, कोई इसराइल विजिट नहीं करेगा। तो इसराइल का आगे नेतन्याहू का मुस्तकबिल कुछ ऐसे ही होने जा रहा है जैसे जेलेंस्की का, और इस वक्त मोदी भी उस लाइन में खड़े हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।